नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के टॉपिक नंबर 8 को कवर किया था। यह टॉपिक नंबर 9 है। क्या मौर्य साम्राज्य का टॉपिक नंबर 9 है। मैंने मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हर टॉपिक को अलग अलग भागों में बांटा हुआ है, ताकि किसी भी भाग से इधर उधर के क्वेश्चन जो पेपरों में पूछे जाते हैं ना हो। वो क्यों? जैसे कि मैंने इस वाले टॉपिक में केवल अर्थव्यवस्था, मापतोल, आर्थिक संगठनों के बारे में और क्या उनके मौर्यकालीन समाज के बारे में ही जानकारी दिया कि उस समय जो सामाजिक उनकी अर्थव्यवस्था थी, तो समाज के स्तर से उन्होंने कौन कौन से ऐसे वाक्य हैं जो ज़्यादा पेपरों में पूछे जाते हैं, वो मैंने इस टॉपिक के माध्यम से कवर किया है। इससे पहले हमने 8 टॉपिक कवर कर चुके हैं। उन्हें देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उन पर जाकर देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी न करते हुए मौर्य साम्राज्य का टॉपिक नंबर 9। भाई, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा मानना तो ये है कि जो मैं बता रहा हूँ इनसे बाहर शायद पेपरों में कुछ नहीं पूछा जाएगा लगभग। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य टॉपिक नंबर 9, अर्थव्यवस्था। मौर्य की अर्थव्यवस्था क्या थी? मौर्यों का जो अर्थव्यवस्था का आधार था वो क्या था? कृषि था। क्या आधार? कृषि था। मौर्यों की अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो कृषि था। और राजकीय भूमि, क्या राजकीय जो भूमि थी, यानी कि मौर्य साम्राज्य में जो राजा के अंतर्गत आने वाली, जो राजा जिस भूमि का स्वामी होता था, उस भूमि को क्या कहते थे? सीता भूमि। और इसके अधिकारी को क्या कहते थे? सीता अध्यक्ष। ठीक है, इस भूमि में, यानी कि सीता भूमि वाला गांव जो कि राजा की भूमि थी, उस गांव को क्या कहते थे? सीता भूमि वाला गांव। इसमें कौन कौन लोग नहीं जा सकते थे? तो इसमें कौन कौन से लोगों का जाना प्रवेश वर्जित था? नट, नर्तक, वादक, गायक और कथावाचक। ये ऐसे लोग थे जिन पे प्रतिबंध था कि ये लोग सीता भूमि वाली जगह, जो जिस पर राजा का अधिकार था, जो राजा जिसका स्वामित्व था, उस पर ये प्रवेश नहीं कर सकते। सिंचाई का प्रबंध, ऐसी भूमि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, ऐसी भूमि जिन पर राज्य द्वारा सिंचाई का प्रबंध पूरी तरह से किया जाता है। सिंचाई के प्रबंध को किस नाम से? तो सेतुबंध कहा जाता था। यानी राज्य के द्वारा जिस भूमि के लिए सिंचाई का पूरा प्रबंध किया जाता था, उस प्रबंध को क्या कहते थे? सेतुबंध। और उस पर जो सिंचाई कर लगता था, उस भूमि पर सिंचाई करने के बदले में जो कर लगता था वो क्या था? उदय भाग। और कितना लिया जाता था? 1/10 भाग। वहां वर्षा मापने का जो यंत्र था, जहां पर वर्षा ज्यादा होती थी, उस वर्षा को नापने का जो यंत्र था उसका नाम था अर्तनी। ठीक है, उस यंत्र का नाम अर्तनी था। और वर्षा की इकाई, क्या वर्षा की इकाई क्या थी? द्रोण। वर्षा की इकाई को क्या बोला जाता था? द्रोण। देखो, कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इनको मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत इनको किन नाम से पुकारा जाता था? क्या शब्द थे? तो वार्ता। वार्ता शब्द इन नामों के लिए मौर्य साम्राज्य में बोला जाता था। ठीक है, बिना वर्षा वाली भूमि, जिस वर्षा पर बारिश ना होती हो, जिस भूमि पर वर्षा नहीं होती हो, उस भूमि को क्या कहते थे? अदेव मात्रक। क्या? अदेव मात्रक भूमि कहते थे उसे। मेगस्थनीज जिन्होंने इंडिका लिखी, उन्होंने 2 प्रकार की भूमि, यानी 2 प्रकार की फसलों के बारे में जानकारी दी है। मेगस्थनीज ने कितनी? 2। और कौटिल्य जी के अर्थशास्त्र में कितनी फसलों की जानकारी मिलती है? तो वो 3 फसलों की जानकारी देते हैं। फसलें किस प्रकार की थी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, उनके बारे में हम जानेंगे। कि देखो, रबी की फसल को उस समय क्या कहते थे? हेमंत। खरीफ की फसल को क्या कहते थे? ग्रीष्मिक। और जायद यानी केदार, जायद को केदार नाम से, इन फसलों को इन नामों से मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जाना जाता था। भूमि के प्रकारों की बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि भूमि के प्रकार मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से थे। उनकी बात करते हैं। जोतने वाली भूमि,
जिन पर जुताई करने के बाद कृषि करी जाती है उस भूमि को कृषि भूमि कहा जाता था। कौन सी? जोत वाली भूमि को कृषि भूमि, और जिस भूमि पर कृषि नहीं की जा सकती थी, जिनको जोता नहीं जा सकता था, उनको अकृषि भूमि, जो बिना जोत वाली भूमि होती थी अकृषि भूमि, और जिस भूमि पर फसल लगी होती थी, जिस भूमि पर पैदावार होती थी, जिस भूमि पर खेती कर सकते थे, उस भूमि को केदार भूमि कहते थे। कुछ भूमि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ऐसी थी जिन पर चरागाह थी, जिन पर केवल घास होती थी, पशु वहां पर चरने के लिए जाते थे, जो ग्वाले वहां पर चराने के लिए जाते थे, उस भूमि को क्या कहते थे? विविध भूमि। विविध भूमि, जहां पर मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत सबसे ज्यादा बांस होते थे, जहां पर बांस एक तरह बांस होते थे, उस भूमि को क्या कहा जाता था मौर्य साम्राज्य में? तो उस भूमि को कहते वास्तु। बांस वाली भूमि को वास्तु। गांव के प्रकार, देखो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी गांव आते थे, अब हम जानते हैं उन गांव के प्रकारों के बारे में। जहां पर आबादी मिश्रित होती थी, क्या? जहां पर बहुत सारे लोग मिश्रित जातियों के रहते थे, मिक्स करके, जैसे आजकल हमारे समुदाय हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गांव में तरह तरह की जातियों के लोग एक साथ रहते थे, तो उसको क्या कहते थे? मिश्रित जाति वालों को गांव, जो भी आज भी है। ठीक है, जिस जगह यानी जिस गांव में कृषि करने वाले लोग ज्यादा थे और कृषि वालों का दबदबा ज्यादा था, तो उसको क्या कहते थे? उस कृषि दबदबे वाले क्षेत्र को खेत पुकारते थे। और जिस गांव में या जिस जगह पर पशुपालक यानी ग्वालों की संख्या ज्यादा थी, पशुपालक यानी ग्वालों की संख्या जिनका दबदबा वहां पर ज्यादा था, उनको क्या कहा जाता था? उस गांव को घोष। क्या? घोष। जहां पर अब आगे हम ये जानकारी लेंगे, अभी हम गांव के प्रकार की बात कर रहे हैं कि किस किस प्रकार के गांव मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत थे। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मतलब चाहे वो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का ही शासन हो, या बिंदुसार या सम्राट अशोक, या फिर लास्ट अंतिम शासक वैदरथ, किसी भी शासक का हो, तो उनमें जो गांव के प्रकार हैं ये उनसे संबंधित में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या था? जहां पर शिल्पी और उद्योगी कर्मचारियों का दबदबा जिस गांव में ज्यादा था, उस गांव को कहते थे काक गांव। ठीक है, और शिल्प व्यवसाय कारोबारियों का, शिल्प व्यवसाय और कारोबारियों को क्या? अब बात करेंगे, ये जो मैंने आपको ये जो हमने पढ़ा, ये पढ़ा मौर्यकालीन गांव के बारे में कि गांव कितने प्रकार थे। मिश्रित आबादी वाला गांव, कृषकों वालों का गांव, पशुपालकों का गांव, और शिल्पी और उद्योग कर्मचारियों वाला गांव काग गांव। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शिल्प और व्यवसाय के बारे में कि मौर्य काल के अंतर्गत किस प्रकार के शिल्प यानी कि जो एक तरह से शिल्पी, मूर्तिकार और बढ़ई जो लकड़ियों से वस्तुएं बनाते थे, उनके बारे में। तो बुद्ध काल में हमें कितने प्रकार के मिलते हैं? बुद्ध काल में 18 व 24। लेकिन महावस्तु और मौर्य काल, देखो महावस्तु बौद्ध ग्रंथ में से ही है, महावस्तु और मौर्य काल में हमें क्या मिले? 36 शिल्पियों की जानकारी मिलती है, यानी हम मौर्य काल की बात कर रहे हैं। बुद्ध काल में तो 18 और 24 थे, ठीक है, लेकिन महावस्तु में और मौर्य काल में हमें 36 शिल्पियों की जानकारी मिलती है। और मौर्यों के बाद की भी अगर हम बात कर लें कि मौर्यों के बाद की भी अगर हम बात कर लें, जो कि हमें जानकारी देता मिलिंद पन्नो क्या 75 शिल्पियों की या व्यवसायों की बात करता है, यानी ये मौर्यों के बाद के शिल्पी हैं। अभी जो बात करेंगे वो 36 शिल्पियों के बारे में ही बात करते हैं। उनके केंद्र के बारे में, भाई सूती वस्त्र निर्माण का केंद्र, जहां पर सूती वस्त्र सबसे ज्यादा निर्माण किया जाता है यानी बनाया जाता था, वो स्थान कौन थे? कलिंग, काशी और बग। यहाँ पर सूती वस्त्र सबसे अच्छा वस्त्र था और इसका निर्माण केंद्र कलिंग, काशी और बंग था। ठीक है, अन्य वस्त्रों की अगर हम बात करें, मौर्यकालीन अन्य वस्त्र दुकुल, ये क्या था? ये सफेद और चिकना वस्त्र था, दुकुल, इसका नाम था दुकुल। रेशमी वस्त्र को मौर्य समय में क्या कहते थे? छोम। जो रेशम के वस्त्र थे उनको क्या कहते थे? छोम शब्द का प्रयोग किया जाता था। और साटक के लिए कौन सा मशहूर स्थान था, केंद्र था? मथुरा, साटक के लिए मथुरा। और एक चीज, मौर्य कालीन के अंतर्गत पेड़ों और पत्तों रेशों से ये कहां पे थे? कुंडुवर्धन और सुवर्ण कुंड। क्या नाम है? कुंडुवर्धन
और सुवर्ण कुंड में हमें पेड़ों पत्तों और उनके रेशों से जो वस्त्र तैयार होते थे उनको पत्रोम, क्या पत्रोम कहते थे। ये कौन सी बातें हैं? मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही। अब जो बातें वस्त्रों के अंतर्गत, उनके वस्त्र निर्माण के केंद्रों के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। नेपाल से ऊन आता था, नेपाल से ऊन मंगाते थे मौर्य काल में। क्या? नेपाल से ऊन मंगाते थे मौर्य काल में। और इसका प्रमुख केंद्र कौन थे? ऊन के जो प्रमुख केंद्र थे वो पाटलिपुत्र और वाराणसी थे। क्या? पाटलिपुत्र और वाराणसी। और कुछ उद्योग ऐसे थे जिन पर राजकीय अधिकार था, कुछ उद्योग ऐसे भी थे जिन पर राजकीय अधिकार था। वो कौन कौन से थे? नमक, वन, खान और शराब, इन पे क्या था? राज्य अधिकार था। इनके ऊपर राज्य अधिकार था और राज्य ही इनका व्यापार करते थे। ठीक है। आर्थिक संगठनों की बात करते हैं। मौर्य काल में आर्थिक संगठन कौन कौन से थे? तो एक जाति और विभिन्न जातियों का संगठन मौर्य काल में मिलता है। एक जाति और विभिन्न जातियों, या तो एक जाति और उसमें मिश्रित जाति का जो संगठन मिलता है उसको क्या कहते थे? गिलिंड। इन पे क्या? इन पे राजकीय नियंत्रण था। इनके ऊपर मौर्य कालीन अधिकारियों का यानी कि राजकीय नियंत्रण था। इसलिए विभिन्न जातियों के संगठन को गिलिंड और शिल्पियों के संगठन को क्या कहा जाता था? अब जो हम पढ़ रहे हैं वो आर्थिक संगठनों के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था के बारे में, सामाजिक अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी मौर्य कालीन। अब आर्थिक संगठन के बारे में जान रहे हैं कि विभिन्न जातियों के संगठन को क्या कहते थे? गिलिंड। और शिल्पियों के संगठन को क्या कहते थे? गण या श्रेणी। शिल्पियों के संगठन को, जो शिल्पकार थे उनके संगठन को गण या श्रेणी, और इनके प्रधान को क्या कहते थे? श्रेष्ठी और श्रेष्ठीन। श्रेष्ठी और श्रेष्ठीन। व्यापारियों को क्या कहते हैं? व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था मौर्य काल में? पुग और निगम। इनके प्रधान को निगम, व्यापारिक संगठन को पुग या निगम कहा जाता था और उनके प्रधान को निगम कहा जाता था। महाजनी कारोबारी के संगठनों को क्या कहा जाता था? तो संघ। क्या? संघ कहा जाता था। और इस संघ को उत्तरी भारत में क्या बोला जाता था? संगठन को, संघ को सेठ। इनके प्रधान को क्या बोला जाता था? उत्तरी भारत में सेठ और दक्षिण भारत में चेष्ठी। क्या? दक्षिण भारत में। महाजनी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इस व्यवस्था के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य में क्या क्या ब्याजें ली जाती थी, किस प्रकार से ली जाती थी? तो ब्याज की दर इसमें क्या थी? 15%। महाजनी व्यवस्था के अंतर्गत ब्याज की जो राशि थी वो 15% और विशेष परिस्थितियों में 60% वार्षिक भी इसे लिया जाता था। इसके अधिकारी को क्या कहा जाता था? जिसे व्यवहारिक कहा जाता था। और क्या? जहाजों पर लदे हुए माल को व्यवहारिक, जो इनसे कर वसूल किया जाता था वो लिया जाता था लदे हुए जहाजों के पर लदे हुए माल से। सिक्कों की बात करते हैं। मौर्य कालीन सिक्के। सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? सिक्कों का सबसे प्राचीन ग्रंथ, मौर्य कालीन सिक्कों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है रूपसूत्र। क्या? रूपसूत्र। और मौर्य कालीन सिक्के कौन से थे? तो चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? मौर्यकालीन चांदी का सिक्का। मौर्यकालीन चांदी के सिक्के को शतनाम, करसापण, पण या धरण, ये क्या थे? ये मौर्यकालीन चांदी के सिक्के थे। इन्हें आप याद कर लेना। तांबे का सिक्का मौर्यकालीन, उसको क्या कहते थे? मासक, काकणी, अर्धकाकणी। और इसके इन सिक्कों को जांचने वाले को क्या कहा जाता था? रूपदशक। इन सिक्कों का निरीक्षण करने वाले को क्या कहते थे? रूपदशक। और टकसाल, क्योंकि भैया सिक्के टकसाल में बनते थे तो टकसाल के अधिकारी को क्या कहते हैं? लक्षणाध्यक्ष। क्या? लक्षणाध्यक्ष। अब मौर्यकालीन हम व्यापारिक मार्गों के बारे में जानते हैं और बंदरगाहों के बारे में जानते हैं कि भाई कौन कौन से मार्ग थे और कौन कौन से वहां पर बंदरगाह थे। तो भैया पूर्वी तट पर जो बंदरगाह थे ताम्रलिप्त और मूसलीपट्टनम, भचौड़ और सुपारक, ये पश्चिमी तट के थे।
अब इनसे कहां पर व्यापार होते थे? वर्मा और श्रीलंका को पूर्वी तट से और पश्चिमी तट से जो व्यापार होते थे वो अरब सागर, पश्चिमी एशिया और मिस्र से व्यापार किया जाता था। ठीक है, मापतोल प्रणाली की बात करते हैं, मौर्यकालीन मापतोल प्रणाली। तो भैया इस पर भी राजकीय नियंत्रण था, तुला और बाटों पर राज्य का निरंतर, यानी तुलने पे और बाटों पर राज्य का निरंतर था। इसका जो अधिकारी होता पोतवा अध्यक्ष होता था और इनके मानकों पर भी राज्य का निरंतर था, मानकों पर। और उसके अधिकारी को क्या कहते थे? मान के अधिकारी को माना अध्यक्ष कहा जाता था। राज्य जिन वस्तुओं का व्यापार करता था, यानी राज्य के अंदर, यानी कि राज्य के अंतर्गत जो वस्तुएं आती थी जिनका वो व्यापार करते थे उनको राजपण्य कहा जाता था। यानी राज्य जिन वस्तुओं का जो राज्य के अंतर्गत थी उनका जो व्यापार करते थे, जिन वस्तुओं, उनको राजपण्य कहा जाता। मौर्यकालीन हम समाज की बात करते हैं कि भाई मौर्यकालीन समाज किस प्रकार था। तो मौर्यकालीन समाज 4 भागों में था। क्या? 4 वर्णों में बटा हुआ था। कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, शूद्रों को ही अर्थशास्त्र में आर्य कहा गया है। कौटिल्य जी के अर्थशास्त्र में शूद्रों को क्या? आर्य कहा गया है। और वर्ण संकर जातियों की सूची इसमें दी गई है। किसमें? अर्थशास्त्र में। और वर्ण संकर जातियों में से कुछ प्रमुख जातियां थी, वो कौन कौन सी थी? अम्बसठ, निषाद, पार्शव, विदेहक, रथकार, मागध, सूत और चंडाल। सूत और चंडाल ये ऐसी जातियां हैं जो कि अर्थशास्त्र में वर्ण संकर जाति के अंतर्गत सूची में शामिल हैं। और इसके अतिरिक्त हमें और क्या जानकारी मिलती है? रजुक जो कि धोबी होते थे, तंतुवाद जो कि जुलाहे होते थे, सुनार, दर्जी, बढ़ई, लोहार। क्या? सुनार, दर्जी, बढ़ई, लोहार, गणना, ये शूद्र वर्ण में इनकी गणना होती थी। इनकी गणना जो होती थी वो शूद्रों की श्रेणी में होती थी। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिका की, मैग्निस्ट की इंडिका। ये हमें जो जानकारी देती है मौर्यकाल की, क्या देते हैं कि भैया 7 वर्ण थे। कौन कौन से वर्ण थे? जिनमें प्रमुख थे दार्शनिक, किसान, अहीर, खाले, कारीगर, शिल्पी, सैनिक। कारीगर, शिल्पी, सैनिक और सभासद और निरीक्षक। कौटिल्य जी इंडिका में हमें इन 7 चीजों की जानकारी मिलती है और इंडिका में हमें दासों की जानकारी नहीं मिलती। ये शूद्रों की और दासों की जानकारी नहीं देते। कौटिल्य ने हमें, अब देखो मौर्यकालीन ग्रंथ है भाई, मौर्यकालीन पढ़ भी रहे हैं तो मौर्यकालीन 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो मैग्निस्ट की इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य में, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये मौर्यकालीन 2 ऐसे ग्रंथ है जिनसे हमें मौर्यकालीन समाज को जानने की बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। इन्हीं के आधार से हम मौर्यकालीन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे इतिहास में हमारे सामने आई हैं। ठीक है, बात करते हैं कि इन्होंने कहा कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का। 9 प्रकार के दासों में कौन कौन से प्रमुख दास थे? दबजाहन, उदरदास, गृहजात, दायागत, लुब्ध, किरीट, आत्म विक्रमी, अहितक और दंड प्रणीत। ये कुछ ऐसे दास थे जिनके बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र हमें जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें एक जानकारी और मिलती है कि स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी, लेकिन वो पुनर्विवाह और नियोग, कौटिल्य का अर्थशास्त्र इन्हें नियोग प्रथा की अनुमति देता है। कौन? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य जी पुनर्विवाह और नियोग प्रथा की अनुमति देते हैं। संभ्रांत स्त्रियां कौन थी? संभ्रांत स्त्रियां वो होती थी जो घरों में रहती थी। इनको क्या कहा जाता था मौर्य काल में? अनिष्कासिनी। क्या? अनिष्कासिनी, जो घर में रहने वाली स्त्रियां था। और सती प्रथा का ये उल्लेख नहीं करते, सती प्रथा का उल्लेख नहीं करते।
जो वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां थी, जो बेचारी बहुत ज्यादा खराब परिस्थिति के कारण वेश्यावृत्ति करती थी, उनको क्या कहते थे? रूप जीविका। और गणिकाएं, गणिकाएं क्या थी? ये गुप्तचर स्त्रियां होती थी जो कि गुप्तचरों का काम करती थी और ये वेश्याओं के बीच में भी रहती थी। विधवाएं स्वतंत्र रूप से रहती थी और जो विधवाएं स्वतंत्र रूप से रहती थी मौर्य काल में उन्हें कहते थे छंदवासिनी। छंदवासिनी, धनवान विधवा, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता था, जो पैसे वाली विधवाएं होती थी उनको आइए कहा जाता था। इनका देखो शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तक्षशिला, उज्जैन, वाराणसी। मौर्य काल में तक्षशिला, उज्जैन, वाराणसी। तक्षशिला एक ऐसा प्रमुख केंद्र था जिसमें प्रसेनजीत, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य और जीवक जैसे महान शासक और विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण की थी। देखो विभिन्न बोली बोलने जाने वाले प्रमुख केंद्र था, तो यहाँ पे क्या है? विभिन्न बोली बोलने वाले लोगों को क्या कहा जाता था मौर्य काल में? तो वाग्जीवक। विभिन्न बहुत सारी बोली बोलने वालों को क्या कहा? वाग्जीवक। और क्योंकि यहाँ पर मनोरंजन का साधन भी प्रमुख केंद्र के साथ साथ मनोरंजन के साधन के रूप में भी लोगों ने अपना कुछ नाम मशहूर हैं जो कि मैं आपको कर रहा हूं। क्या? रस्सी पर नाचने वालों को क्या कहा जाता था? पलवक। मनोरंजन के साधनों में या फिर अपने जीवन निर्वाह के लिए जो रस्सी पर नाचने वाले होते थे, एक तरह के नट जो पहले खेल करते थे रस्सियों पर जो करते थे, वो उनको क्या बोला जाता था मौर्य काल में? पलवक। जादूगर, जो जादू दिखाते थे लोग, उनको क्या? कुहक। जादूगर को मौर्य काल में कुहक बोला जाता था। और रंगशालाओं को क्या कहा जाता? रंगशालाओं को प्रेक्षागृह कहा जाता था। इसमें क्या है? स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। पुरुषों को जो रंगशाला में भाग लेते थे उनको रंगोपजीवी और रंगोजीवनी कहा जाता, यानी पुरुषों को रंगोपजीवी और स्त्रियों को रंगोजीवनी कहा जाता था, जो कि रंगशालाओं में भाग लेते थे। सामाजिक समारोह को क्या कहा जाता था मौर्य काल में? तो प्रवहन। समझ रहे हो? सामाजिक समारोह को प्रवहन। और जो गरीब छात्र थे, जो पढ़ना चाहते थे, उनको जो छात्र शुल्क देकर पढ़ते थे, यानी कि जो छात्र मौर्य काल में शिक्षा पैसा देकर लेते थे, उनको क्या कहा जाता? आचार्य भागदायक। मौर्य काल में इनका क्या नाम था? आचार्य भागदायक, जो छात्र शुल्क देकर शिक्षा ग्रहण करते थे। और जो छात्र निर्धन थे, जो केवल गुरु की सेवा करते थे, गुरु की सेवा कर निर्धन छात्र जो गुरु की सेवा करते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे, तो उनको क्या कहा जाता था? धनवंते वासिक। क्या? धमवंते वासिक कहा जाता था। स्टाम्बो इसमें मौर्य काल में हमें थोड़ी सी जानकारी देते हैं। क्या? वो ये जानकारी देते हैं कि पाटलिपुत्र का जो वर्णन है वो पहली पोथा है, यानी कि वो पाटलिपुत्र के वर्णन की तुलना पहली पोथा से करते हैं। स्टेम्बो अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि पाटलिपुत्र की जो तुलना वो पोलीब्रोथा से करते हैं। और यह कहाँ स्थित था पाटलिपुत्र? तो वो बताते हैं गंगा व सोन के संगम पर स्थित था। और वो इसके बारे में क्या जानकारी देते हैं अपने ग्रंथ में? इसकी लंबाई 80 स्टेडियम और चौड़ाई 12 स्टेडियम, और इसके चारों तरफ गहराई, जो खाई की गहराई थी, वो 70 मीटर गहरी थी। और यह क्या जानकारी है कि लकड़ी की दीवारों से घिरा हुआ था। ये हमें कौन जानकारी दे रहे हैं? ये स्ट्रम्बो महोदय जी हमें जानकारी देते हैं कि लकड़ियों की दीवारों से घिरा हुआ था। और पटना के पास क्या पटना के पास क्या मिला है? बुलंदी बाग और कुम्हारार। क्या? बुलंदी सा में क्या मिला है? लकड़ियों के अवशेष मिले हैं। वो अवशेष किस चीज के हैं?
तो बुलंदीबाग से तो परकोटे के अवशेष मिले थे। क्या? बुलंदीबाग से परकोटे के अवशेष और कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष मिलते हैं। इन्हीं के बीच में मौर्य साम्राज्य के समय एक विद्वान और थे, एरियन। वो पाटलिपुत्र की चर्चा किससे करते हैं? वो इसकी तुलना सूसा और एक बताना, जो कि उस दौरान यूनान में बहुत बड़े शहर थे, पाटलिपुत्र के राजप्रसाद की बराबरी नहीं कर सकते, यानी पाटलिपुत्र के राजप्रसाद की बराबरी नहीं कर सकते। ये जो सूचना देते हैं वो ये कि सूसा और एक बताना जो शहर हैं, जो अच्छी भव्य इमारत है उस शहर में, वो पाटलिपुत्र के राजप्रसाद की बराबरी नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको मौर्य समाज के अंतर्गत कितने शिल्पी होते हैं, कितने संगठन होते हैं, कितने शिक्षा के केंद्र थे, मौर्यकालीन समाज किस किन चीजों में बटा हुआ था, और कौटिल्य या मैग्नेस्टीज हमें किन किन सूचियों की जानकारी देते हैं, या फिर उनका अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, कृषकों का क्या शिल्पी कितने प्रकार थे और संगठन कितने प्रकार थे। यानी इस वीडियो के माध्यम से उनके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाएंगे उनके बारे में मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो जो आने वाले समय में बनेगी वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। और मेरी पिछली वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन मैंने बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो के माध्यम से आपको हर एग्जाम में, कंपटीशन में तैयारी करने में आपको सहायता मिले। इसी के साथ धन्यवाद।